हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं राहुल सिंह और एक बार फिर आप सबके साथ अपने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन सीसैट 50 डेज मैराथन। इस कड़ी में हम लोगों ने ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट कर लिया है और आज हम लोग रेशियो स्टार्ट करेंगे। जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग कंटिन्यूअस 50 डेज मैराथन करेंगे और एवरी संडे वी विल बी हैविंग अ लाइव डाउट सेशन। जितने चैप्टर्स हमारे पूरे वीक में कवर्ड होंगे उसके क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और लाइव डाउट, जो भी डाउट आपको होगा वो संडे को 1 PM आप लाइव डाउट पूछ सकते हैं। राइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और रेशियो एंड प्रोपोर्शन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सर, रेशियो होता क्या है? रेशियो का सिंपल सा मीनिंग होता है कंपैरिजन। रेशियो का सिंपल मीनिंग क्या होता है मेरे भाई? कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका? टू और मोर, टू और मोर, या दो हो या दो से ज्यादा। क्योंकि खुद से क्या कंपेयर करोगे? सिंगल चीजों से कंपैरिजन नहीं होता है, तो हमेशा टू और मोर होगा। अभी टू और मोर के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि बेस शुड बी सेम। बेस शुड बी सेम, बेस हमारा सेम होना चाहिए। क्या मतलब हुआ सर इसका? सर मान लीजिए अगर मैं अपने हाइट के साथ आपके हाइट का कंपैरिजन करूं तो इसका मतलब क्या हुआ? दो लोग हैं, मैं और आप, और हम दोनों का बेस क्या है? मेरा भी बेस हाइट है और आपका भी बेस हाइट है। तो इस जगह पर कंपैरिजन पॉसिबल है, रेशियो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपने हाइट के साथ आपके वेट का कंपैरिजन करूं तो हम दोनों का, दो जन तो है, टू पीपल तो हो जा रहे हैं, लेकिन जो बेस है वो सेम नहीं है। बात क्लियर है? तो बेस सेम होना चाहिए और दो से ज्यादा होना चाहिए, तभी रेशियो हो सकता है, यानी कंपैरिजन हो सकता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग, आप सबको पता है कि हम लोग अरिहंत के सी सेट के बुक से चीजों को कवर कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। बट रेशियो प्रोपोर्शन में कुछ सम्स टाइम एंड वर्क का दिया हुआ है, जिसको हम लोग टाइम एंड वर्क में कवर करेंगे। दूसरी बात, उसमें मिक्सचर को लेकर बहुत शॉर्ट में 4-5 क्वेश्चन देकर कवर कर दिया गया, जिसको हम लोग वहां से हटाकर अलग से हम मिक्सचर एलिगेशन को पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत वो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। मान लो मैं ये कहता हूं कि A:B अगर 3:4 है और B:C अगर 2:5 है, तो हम से पूछा जाए कि A:B:C क्या होगा, तो हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो हम ट्रेडिशनल तरीके से पहले चीजों को समझेंगे। A/B कहता है 3/4, B/C कहता है 2/5। नाउ हमें ये देखना होगा कि इन दोनों रेशियो के बीच में कॉमन क्या है, तो कॉमन है दोनों में B। जो भी कॉमन रहेगा उसको हम इक्वल करेंगे। अभी 4 और 2 को इक्वल करना है, कोई भी दो नंबर को जब इक्वल करना रहता है तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। पक्का? जब भी कोई दो चीजों को कम इक्वल करना रहेगा तो वी हैव टू टेक एलसीएम। अभी 4 और 2 का एलसीएम हमें पता है कि 4 होता है, तो यहां पर तो ऑलरेडी 4 है, यानी यहां पर इंटू 1 करो या मत करो कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां पे हमें 4 करना है तो यहां इंटू 2 करना पड़ेगा। अभी मैथ्स ये कहता है कि इफ एनीथिंग इज मल्टीप्लाइड इन द डिनोमिनेटर वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर, और वी कैन से इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर आल्सो। न्यूट्रलाइज यही तरीके से होता है। राइट, तो हमारा यहां पर वैल्यू क्या आया? 3/4, यहां क्या आया? 4/10। अब हमें दिख रहा है कि दोनों b जो है वो सेम हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि A:B:C जो है वो 3:4:10 होगा। कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? आई गेस आपको चीजें समझ में आ रही है। मैंने क्या कहा कि जो भी चीज कॉमन है उस कॉमन को पकड़िए, उसको इक्वल करिए, और इक्वल करने के लिए मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। जब भी आप किसी नंबर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे या न्यूमरेटर में करेंगे, तो डिनोमिनेटर के साथ हमें उसके न्यूमरेटर
और अगर न्यूमरेटर में कर रहे हैं तो उसके डिनोमिनेटर को करना पड़ेगा, राइट। अब इसको हम इजी तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? A:B क्या हुआ मेरे भाई? 3:4। B:C क्या है मेरे पास? 2:5। तो अभी मैंने कहा कि हमें ये इक्वल करना है, तो या तो इक्वल करना है तो इंटू 1 इंटू 2। आंसर क्या हो गया यहाँ पे? 3 4, और ये कितना हो गया? 2 का 2 4 हो ही गया, 2 5 जा 10। तो ये भी एक तरीका है करने का जहां पे चीजें आसान हो जाती है, राइट। अब मैं इसे थोड़ा बड़ा लेके चलता हूं। मान लो क्वेश्चन बोलता है कि A:B 2:3 है, B:C B 2:3 है, C:D 5:7 है। तो बताइए कि A:B:C:D क्या होगा? मान लो इस पे क्वेश्चंस दिखाऊंगा आज, ठीक है। तो भैया मेरे, आप इस चीज को समझिए कि हमको तीनों को कनेक्ट करना है। तो पहले आप इसको देखो कि अगर मैं पहले वाले को पकड़ता हूं तो पहले वाले में कौन सा वो चीज है जो दूसरे के साथ कॉमन करता है। तो ए कहीं पे भी हमें नहीं मिलता, लेकिन बी हमें यहां मिल रहा है, पक्का। तो हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे अपने जिस तरीके से पढ़े हैं, तो वही तरीका करेंगे। A:B कितना है मेरे भाई? 2:3। B:C मेरे कितना है? 2:3। अभी हमें जब इसको इक्वल करना है, ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स है, मैंने कहा था कि इक्वल करने का एक ही तरीका है, एलसीएम लेना। तो हमें इसको 6 करना है, यानी यहां पर इंटू 2 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और यहां इंटू 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। परफेक्ट है भाई। अभी जब 2 करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, और 3 इंटू 2 6 ऑलरेडी हो चुका, 3 इंटू 3 9। तो ये मुझे क्या मिला मेरे भाई? A:B:C। A:B:C। अब A:B:C को C:D से देखेंगे, क्योंकि इस दोनों में C कॉमन हो गया। कितना है ये? 5:7। अभी हमें किसको इक्वलाइज करना होगा? C को। तो 9 और 5 को इक्वलाइज करना है तो वही तरीका, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम कितना होगा? 45। तो यहाँ पे ऊपर वाले में इंटू 5, नीचे वाले में इंटू 9। मैंने बात जो समझाया आपको समझ में आ गया? जिसको आप कॉमन करने की चेष्टा कर रहे हो, जो दोनों में कॉमन है, उस दोनों के वैल्यूज को भी सेम करना होगा। तो 9 और 5 को सेम करने का एक ही तरीका होता है सेम करने का, वो है एलसीएम लेना। तो अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे सीधा। 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, और 9 7 जा 63। ये तुम्हारा आंसर हो गया A:B:C:D। अब मान लो इसी कड़ी में अगर मैं आपसे पूछ लेता यहीं पे कि मुझे बताओ A:D, तो ये कर लेने के बाद ये 5 और 9 तो हमें करना होगा, लेकिन हम इस 2 का वैल्यू क्यों निकालें? जब मुझे पूछा नहीं है तो हम इस 2 का वैल्यू क्यों निकालेंगे? तो हम सिर्फ 5 4 जा 20 करेंगे और 9 7 जा 63 करेंगे। ये है आपका 10 15 सेकेंड 20 सेकेंड बचाने का तरीका, और कुछ नहीं। तो मैंने आपको दोनों समझा दिया, एक जहां सब निकालना है, एक जहां पे लिमिटेड चीज निकालना है, राइट। आइए इस कड़ी में सम्स को आगे बढ़ाएंगे, सम्स को देखेंगे, सम्स को कैसे किया जाता है ये देखेंगे। आइए, some money is divided among 3 workers A, B and C such that 5 times of A, that is 5 times of A is equals to 12 times of B is equals to 6 times of C। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यू कैनॉट से ना कि A:B:C, यू कैनॉट से दैट A:B:C is 5:12 is to 6। यू कैनॉट से दिस, ऑब्वियसली यू कैनॉट से दिस ना, ये तो आप नहीं कह सकते। तो आप इसको कैसे करेंगे ये मुझे आप बताइए। सोचिए एक बार कि इसको आप कैसे करोगे, इसको किस तरीके से आप इजी कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ। पक्का? अब इसका मैं एकदम सिंपल सा तरीका बताऊंगा। क्या करना है
आपको ये नंबर्स के एलसीएम लेने, क्या लेने हैं, इस नंबर के एलसीएम लेने, 5, 12 और 6 का एलसीएम बताइएगा। तो मैंने आपको सिखाया था बड़ा नंबर पकड़ेंगे, छोटा नंबर अपने आप 6 उस पर कट गया, 12 5 जा 60, यानी एलसीएम कितना हो गया 60। अगर आपने मेरे एलसीएम एचसीएफ वाले कंसेप्ट को नहीं समझा तो प्लीज इसका एक वीडियो है, जरूर उसको देखिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में सब कुछ दिया हुआ है। तो एलसीएम कितना हो गया 60। अभी आप मेरे को क्या करना है, आप देखिएगा, हमें सबको 60 करना है, सबको क्या करना है 60 करना है, पक्का। तो ए में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा 12, बी में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 5, सी में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 10। हमारा आंसर यही है 12:5:10, सबसे इजीएस्ट तरीका। वरना अगर आप इसको सॉल्व करते तो आप ऐसे लिखते 5a इज इक्वल टू एक्स, a इज इक्वल टू एक्स बाई 5, ऐसे करके सबको करते, फिर एलसीएम लेकर x का वैल्यू निकालते, तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता ना। x क्या हो रहा है 60 हो रहा, तो 60/5 कितना हो गया, a का वैल्यू 12 आया। तो बेटा मेक इट वेरी सिंपल, जब भी इस तरह की सिचुएशन हो आप चुपचाप एलसीएम लो, जो एलसीएम है उतना प्रोडक्ट लाना है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा, यही तुम्हारा आंसर होगा। आइए एक सम इस पे और देखेंगे ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए क्या बोल रहे हैं, ए ओई बॉय कोई हम नहीं पढ़ रहे, हम ए बी सी पढ़ेंगे। तो रेशियो क्या दिया हुआ, ए इज टू बी का रेशियो क्या दिया हुआ 11:13, बी इज टू सी का रेशियो क्या दिया हुआ 13:14, यही दिया हुआ है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको क्या कहा था कि हमें बी को इक्वलाइज करना है, और भगवान की दया है कि बी यहां पर इक्वलाइज्ड है, बी हमारा यहाँ पे सेम है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि ए इज टू बी इज टू सी इज 11:13:14, ठीक है, 11:13:14, सिंपल कह सकते हैं। अभी मेरे पास टोटल एजेस कितना है 76, 76 को इनमें डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने आपको सिखाया था रन फॉर वन। एक बात बताओ, सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ एजेस, सम ऑफ एजेस कितना है मेरे भाई 76, और रेशियो का सम कितना है 10, 20, 30, 34, 33, 37, 38, यही है ना। तो मैं कह सकता हूं कि 38 इज इक्वल टू 76, 1 इज इक्वल टू 2। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 22, बी का वैल्यू 26, सी का वैल्यू 28, पक्का ना। देखो कहने का मतलब मेरा क्या था, मैं चाहता तो आपको यहीं पे काम छोड़ देता, बोलता 76 डिस्ट्रीब्यूट कर लो और मेजॉरिटी बच्चे कर लेते, लेकिन यहां पर भी एक ट्रिक बन। मान लो यहां क्वेश्चन पूछा था व्हाट आर देयर रिस्पेक्टिव एजेस, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी एजेस, मान लो ऐसा मैं क्वेश्चन दे देता, तो भाई मेरे जब बी और सी के डिफरेंस ऑफ एजेस को पता करना है तो बट ऑब्वियस आपके पास एक ट्रेडिशनल तरीका है कि आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो और फिर डिफरेंस कह दो कि 2 साल का डिफरेंस है, पक्का ना। बट हमने रेशियो के खेल में ये जरूर सीखा, या परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में, कि अगर मैं एक का वैल्यू निकाल लूं तो चीजें मेरे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ रेशियो 38 है तो टोटल 76 है, 1 रेशियो का वैल्यू हो गया 2। अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस इन रेशियो कितना है 1, तो 1 रेशियो इज इक्वल टू 2, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, आंसर आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई। अगर मैं आपसे पूछता कि ए और सी के बीच में एज का डिफरेंस कितना है, तो ए का रेशियो है 11, सी का रेशियो है 14, गैपिंग कितने का हुआ रेशियो में 3, 1 रेशियो 2, तो 3 रेशियो 6, 6 साल का गैप है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो मेरी बात समझो, एक का जो लॉजिक है उसको इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आपको प्रॉब्लम ना बने। ये आप सम ट्राई कर सकते हो। देखो अब इसमें क्या बोला, खाली ए पूछा तो हम ए निकालेंगे, सब क्यों निकालेंगे। अभी जैसे ये देखो, डिवाइड 5130 अमॉन्ग P, Q, R and S सच दैट 3 times P
इज इक्वल टू 4 टाइम Q इज इक्वल टू 5 टाइम्स R इज इक्वल टू 6 टाइम S। मैंने आपको क्या कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सारे नंबर को वहां से निकालेंगे 3, 4, 5 और 6। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो सबसे बड़ा नंबर है 6 जो कि 3 को काट देता है, तो 3 चेक करने का जरूरत नहीं है। अब 6 के टेबल में ये दोनों डिवाइड नहीं होगा, तो 12 6 का टेबल को पढ़ेंगे, जो 4 को डिवाइड कर दिया, 4 चेक करने का जरूरत नहीं है। अब 12 और 5 16, तो यहां पे इंटू 20, यहां पे इंटू 15, यहां पे इंटू 12 और यहां पे इंटू 10। यही तो है ना, P इज टू Q इज टू R इज टू S। अभी आपसे किसका शेयर पूछा है, आपसे पूछा है इसका शेयर। तो मैंने आपको अभी तरीका बताया था, सम ऑफ रेशियो कितना हो गया, 20, 30, 40, 50, 57। 57 रेशियो इज इक्वल टू 5130, तो 1 रेशियो इज इक्वल टू 90, क्योंकि 57 के टेबल में 9 बार जाता है ये। अब आप सोच रहे हो कैसे इतना जल्दी कर ली, बेटा 57 के टेबल में 10 बार कितना होता है, 570। अभी मेरे को पता है कि 570 से 50 माइनस करेंगे तो 520 और 7 माइनस करेंगे तो 513। तो सोचने का तरीका बदलो मेरे भाई। तो 1 इज इक्वल टू 90, 15 इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर लो। किसका शेयर पूछा है, क्यू का पूछा है। नौ सौ और 450, 1350, यही होगा ना आंसर, आ गया मेरा। तो कंसेप्ट आपको मैंने वहां पर नॉर्मल दिखाया, यहां पर एप्लीकेशन दिखाया। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो कनेक्शन वाला कंसेप्ट था वो तो मैंने सर समझ लिया और आपने उसे अच्छे से समझा दिया, थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़ते हैं उस कंसेप्ट की तरफ जहां पर दो तरह के रेशियो दिए गए। आइए पहले एक सम्स देखते हैं, तो उससे मैं आपको समझा पाऊंगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। जैसे क्वेश्चन को अगर आप देखिए, द मंथली इनकम ऑफ पीटर एंड पॉल, तो पीटर और पॉल का मंथली इनकम कितना है मेरे भाई, 4:3, और उनका मंथली एक्सपेंस कितना है, 3:2। एक बात बताओ, मंथली इनकम से जब मंथली एक्सपेंस को माइनस करते हो तो सेविंग आता है कि नहीं आता। तो क्या मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि मंथली इनकम से सेविंग को माइनस करते हैं तो मंथली एक्सपेंस आता है, ये बात भी आप जस्टिफाइड है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि दिस इज लेस सेविंग विच इज गिविंग मी एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखो बेटा, इसको ट्रेडिशनल करने का तरीका तो आप भी जानते हो कि लेट द मंथली इनकम बी 4x एंड 3x। अभी 4x माइनस 6000 डिवाइड बाई 3x माइनस 6000 इज इक्वल टू 3/2 एंड वी विल सॉल्व द x। बट आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो द कंसेप्ट ऑफ x, एज यू ऑल नो कि मैं उस चीज के पीछे नहीं जाता। मैं जो ट्रिक सिखा रहा हूं, सीखने में आपको 5 मिनट 10 मिनट लग जाएगा, लेकिन करते समय आपको 30 सेकेंड भी नहीं लगेगा। चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सम्स हो, आप 30 सेकेंड के अंदर मैक्सिमम टाइम में कह रहा हूं। तो देखो इसका तरीका क्या होता है। तरीका देखना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कभी भी जो रेशियो आपको दिया रहेगा उनके आपस में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में डिफरेंस देखेंगे 1, और यहां पर भी डिफरेंस कितना है, 1। कोई दिक्कत, दोनों के बीच में डिफरेंसेस कितने हैं, 1। जब डिफरेंसेस 1 है, या मैं कहूं कि दोनों का डिफरेंस सेम है, तो सम्स मेरे लिए आसान हो जाता है। सर जब डिफरेंस सेम नहीं होगा, मैं बताऊंगा आगे। अभी ये देखता हूं कि डिफरेंस सेम है तो क्या करेंगे। डिफरेंस सेम है तो हम सीधा सीधी पैरेलल चेक करेंगे। पैरेलली हम जब देख रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि ये -1 हुआ, ये माइनस हुआ। बेटा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहां जो डिफरेंस आया वो यहां भी आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, लेकिन इन दोनों का वैल्यू सेम इसलिए आया क्योंकि आप दोनों जगह से सेम अमाउंट माइनस कर रहे थे। ठीक है, तो बेटा क्या मैं ये कह सकता हूं कि रेशियो की बात करें
तो रेशियो ऑफ पॉल, या मैं पीटर को पकड़ता हूं, पीटर का रेशियो ऑफ मंथली इनकम था 4 और एक्सपेंस था 3। तो 4 से 3 जो हुआ, एक का जो डिक्रीज हुआ, वो रेशियो जो है वो एक है सेविंग। यस और नो मेरे भाई? मंथली इनकम ऑफ पीटर इज 4 एंड मंथली एक्सपेंस ऑफ पीटर इज 3। सो 4 से 3 क्यों हुआ? एक डिक्रीज हुआ ड्यू टू सेविंग। तो चेंज इन रेशियो 1 हुआ, चेंज इन या सेविंग इज इक्वल टू 6000। तो अगर एक का बराबर 6000 है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे पूछा है मंथली इनकम। तो मंथली इनकम क्या होगा? मैंने एक रेशियो का वैल्यू निकाल दिया, मेरे लिए सम्स आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे? एक इज इक्वल टू 6000, 4 इज इक्वल टू 24000, 3 इज इक्वल टू 18000। अभी जिस बच्चों को ये प्रॉब्लम है रेशियो को लेकर, जैसे मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज में जब प्रॉब्लम लगे तो पेन यूज करना, कि एक पेन का दाम इतना तो 100 पेन का दाम कितना, 10 पेन का दाम कितना, ऐसा मैंने सिखाया था। अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो आप यहां पर रबड़ ले लो। एक रबड़ का दाम 6000, तो 4 रबड़ का दाम 24, 3 का 18000। हमारा आंसर आ गया। क्या मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है? ओके, आइए इस कड़ी में एक दो सम्स और देखेंगे। चलिए, सेम टाइप का सम्स है, पहले आप खुद से एक बार ट्राई करिए। इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ? 4/3। एक्सपेंस का रेशियो क्या दिया हुआ? 3/2। ये दोनों क्या है? डिफरेंस सेम है। पैरेलली चेक करेंगे, 1, यहां भी 1। तो ये जो 1 रेशियो का चेंज हुआ ये 600 के कारण हुआ। तो 4 इज इक्वल टू 2400, 3 इज इक्वल टू 1800। पक्का ना? अभी देखो, ये तो मैंने इंडिविजुअल निकाला। अगर क्वेश्चन में क्या पूछा है? टोटल मंथली इनकम। तो बेटा अगर मुझे ये पता है कि एक का वैल्यू 600 और टोटल मंथली इनकम आप इसी को कह रहे हो ना, तो एक का वैल्यू 600 तो 7 का वैल्यू 8400। क्या मैं गलत हूं? नहीं, 4200, सॉरी, मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4200। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप इंडिविजुअली निकालने के बाद भी 4200 ही निकाले हैं। मैं तो आपको ट्रिक बता रहा हूं कि जब आपके पास एक है तो आप कुछ भी कर सकते हैं मेरे भाई। चीजें समझ में आ रही है? अब मान लो इस पे मैं थोड़ा सा एडवांस करता हूं, मैं अपने मन से दे रहा हूं कि मंथली इनकम का रेशियो है 4:5 और मंथली एक्सपेंडिचर का रेशियो है 5:1। मान लो, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे? देखो, जो हमने तरीका सिखाया था कि मंथली इनकम को रखेंगे 4/5, एक्सपेंडिचर को रखेंगे 5/1। इनके बीच में गैप कितना? 1, और इसके बीच में गैप कितना? 4। तो जब गैप सेम नहीं हो तो आप क्या करोगे? गैप को मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो 4 को इस पूरे रेशियो से और 1 को इस पूरे को से। तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 5 5 जा 5, सॉरी 1 1 जा 1। क्लियर है मेरी बात? अब मेरी बात आपको समझ में आ गई क्या करना? अब जब भी रेशियो सेम, गैपिंग सेम नहीं हो, तो गैपिंग का जो वैल्यू आएगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आया। अब इस वैल्यू का कोई काम नहीं है, और जैसे आपको मैंने सिखाया था सम्स को आगे बढ़ाना है, वैसे ही आगे बढ़ाएंगे, एकदम वैसे ही जैसे यहां बढ़ाए थे, इक्वलाइज करके। ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे।
इसके एक और सम्स के तरफ। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सम है। बोलता है 1 ईयर अगो, तो मैं मान लेता हूं कि मैं एक सिचुएशन अराइज करता हूं, ये है प्रेजेंट। 1 ईयर अगो मतलब पीछे, उसका रेशियो क्या था 4:1। मदर और डॉटर के एज का रेशियो क्या था 4:1। रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर। आफ्टर 4 ईयर मतलब यहां से 4 साल बाद, लेटर। कितना है रेशियो 3/1। कोई दिक्कत है यहां तक? लॉजिक समझ में आ रहा? अब आपको याद है क्या कि मैंने आपको कहा था कि जब रेशियो के गैप को चेक करो, यहां रेशियो का गैप है 3, यहां रेशियो का गैप है 2, गैप सेम नहीं है तो गैप को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। परफेक्ट है। देखो ऑटोमेटिकली गैप सेम हो गया 6 का और 6 का, अपने आप हो जाएगा, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना। क्या मेरी बात समझ में आई? अब मेरे बात को समझो। सर ये बताइए कि इनके ये पूरे चीज में वैल्यू गैप कितना है? वैल्यू गैप कितना है सर? 1 साल इधर, 4 साल इधर, यानी 5 साल का वैल्यू गैप है। अग्री है एवरीवन? प्रेजेंट से 1 साल पीछे, प्रेजेंट से 4 साल आगे, तो गैप इज 5 ईयर। अभी हम कंपैरिजन करेंगे तो चेंज इन रेशियो हुआ 1, चेंज इन रेशियो हुआ 1, 1 रेशियो इज इक्वल टू 5। पक्का 1 रेशियो इज इक्वल टू 5। यहां तक क्लियर है? सर मैंने आपको बार बार सिखाया, आप एक के पीछे भागो और अपने पास ऑटोमेटिकली एक का वैल्यू आ गया। क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 ईयर अगो। तो बेटा मेरे एक बात बताओ, 5 ईयर अगो मतलब यहां से, एक सेकेंड, यहां से 5 साल पीछे जाना होगा, ताई तो यही तो बात लॉजिक है, यहां से 5 ईयर पीछे जाना होगा और इस पॉइंट पे हम आराम से पहुंच सकते हैं। तो 1 इज इक्वल टू 5, तो ये क्या हुआ 4 इज इक्वल टू 20, 1 इज इक्वल टू 5। अग्री एवरीवन? हमारा ये वैल्यू नहीं, सॉरी मैं ऊपर देख रहा था, मैंने आपको कहा था कि जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस रेशियो का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास अब रेशियो है ये 8 5 जा 40 और 8 2 जा 6, 5 2 जा 10। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये कहां से आया? ये यहां से आया। ये जो पोजीशन पे हो ये आप प्रेजेंट से 1 साल पीछे हो, लेकिन आपको प्रेजेंट से 5 साल पीछे जाना है, मतलब आपको 4 साल और पीछे जाना होगा। आप प्रेजेंट से 1 साल पीछे पहुंच गए 40 और 10, अब आपको 4 साल और पीछे जाना होगा, तभी तो आप 5 साल का कवरेज करोगे। तो आंसर कितना आया 36 और ये आया 6। रेशियो क्या बना 6/1। आंसर आ गया। अब कोई बच्चा ये बोलेगा सर आप पढ़ाते हैं, आप हमसे ज्यादा जानते हैं, तो आपने कहा कि 1 ईयर अगो पकड़ो। अगर हम 4 ईयर मतलब हम इस रेशियो के जगह पे इस रेशियो को निकाल लेते तो क्या होता? तो क्या होता? कुछ नहीं होता, मैं तब भी दिखा दूंगा। एक रेशियो का वैल्यू 5, तो 9 रेशियो का वैल्यू 45 और 3 रेशियो का वैल्यू 15। पक्का? अब मेरे बात को समझो, तुम कहां खड़े हो? तुम ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से आप 4 साल आगे गए और आपको जाना है 5 साल पीछे, यानी आप अल्टीमेटली इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए 9 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो 9 साल माइनस कर दो तो कितना आया 36, 6 आ गया अपने आप। समझ में आया? तो ये मैटर नहीं करता, बस हमने ये समझाया कि कौन उसके क्लोजेस्ट है। अगो है तो अगो के से चलेंगे, लेटर रहता तो मैं लेटर से चलता, तो जो उसके क्लोजेस्ट है वहां से जाएंगे। लेकिन अगर आप गलत पकड़ भी लिए तो कोई मैटर नहीं करता। अगर मैं आपसे यहां पूछ दूं कि सर आपको ये तो समझ में आ गया, अब आप हमें ये बताइए कि इनका प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज क्या है? तो भाई
प्रेजेंट एज है, मतलब हमको या तो यहां से यहां जाना पड़ेगा या तो यहां से यहां आना पड़ेगा। यहां से यहां जाएंगे तो +1 करेंगे वैल्यू में, और यहां से यहां जाएंगे तो 4 साल पीछे जाना। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूं। आप यहां पे हो प्रेजेंट, 1 ईयर अगो आपका वैल्यू कितना आया? 40 और 10। और 4 ईयर लेटर आपका वैल्यू कितना आया? 45 और 15। तो अगर प्रेजेंट जाना है तो यहां से यहां जाएंगे तो कितने साल का पीछे है? 1 साल। तो आंसर हो जाएगा 41 और 11। और अगर यहां से पीछे जाना होता तो 4 साल माइनस करते, तो 45 -4, 15 -4, तो दोनों सिचुएशन पे आंसर आ जाए। तो मजा आया आपको इस तरह के सम्स को? अब एजेस को लेकर डरने का नहीं है, सब सम्स ऐसे ही हो जाएगा, बस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स के सम्स को भी देखते हैं। अ बैग कंटेन्स 25 पैसे कॉइन, 10 पैसे कॉइन एंड 5 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 1:2:3। इफ द टोटल वैल्यू इज 60, देन द नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन क्या होगा? बोलो। तो ये तो पहेली हम बचपन में काफी किए हैं, और इस पहेली को आप कई तरीके से कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? तो आप ट्राई करिएगा, इसको रुपीज में कन्वर्ट करके खेलना पड़ेगा, क्योंकि टोटल वैल्यू जो है वो रुपीज में। तो 25 पैसे मतलब 1/4 इंटू 1, 10 पैसे मतलब 1/10 इंटू 2, 5 पैसे मतलब 5/100 इंटू 3। 10 पैसे कैसे आया? 10/100। 25 पैसे कैसे आए? 25/100। तो समझ में आ रहा होगा आपको? ओके, तो इसको आप ट्राई करेंगे, आप आराम से कर लेंगे, मेरे को जितना उम्मीद है आपसे। अच्छा, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन टू बैंक्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:4। ए और बी का जो रेट है वो किस रेशियो में? 5/4। wants to deposit his total savings in the two banks in such a way that he receives equal interest। मतलब इंटरेस्ट जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, टाइम जो है वो भी सेम है, मतलब अगर ये 1 है तो ये भी 1 है। इंटरेस्ट अगर ये 100 है तो ये भी 100। पक्का? ओके। अब आपसे पूछता है कि प्रिंसिपल कितना डाले, प्रिंसिपल किस रेशियो में होना चाहिए। तो बेटा एक बात बताओ, आपके पास 5/4 है, इस ये तो सेम है, तो इसको काट ही तो कोई मैटर नहीं करता। अपने को रिजल्ट में चाहिए ये, और इस दोनों वैल्यू का होना चाहिए सेम। मान लो मैं आपके लिए कहता हूं कि अगर आप इसको 100 मान लेते हो कि दोनों का इंटरेस्ट 100 है, तो प्रिंसिपल में रेट में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 आएगा? तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 20, तभी तो आएगा 100। और 4 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 100 आएगा? तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25। अब इनका रेशियो क्या हुआ? 4/5। सिंपल तो हो गया, यस और नो? तो लॉजिक ये है कि अगर हमको 5/4 पे खड़े हो और दोनों के वैल्यू को सेम रखना है रिजल्ट में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो करेंगे, तो इक्वल होगा ना मेरे भाई। तो हमारा रेशियो क्या होगा? 4/5। कंसेप्ट क्लियर है? मैंने आपको डेटा दे के दिखाया था कि आपको समझ में आ जाए, तो इसको XYZ लेके जरूरत ही नहीं है करने की, एकदम कंसेप्ट समझ है। आइए क्या बोल रहा है। 3 हाइकर्स A, B एंड C स्टार्ट ऑन अ ट्रिप। A, B एंड C ट्रिप को स्टार्ट किया और तीनों को 50 रुपया करके दे दिया गया, और इनके बीच में अग्रीमेंट ये था कि तीनों जो है वो एक्सपेंसेस को इक्वली डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसने कुछ एक्सपेंस किया, इसने भी कुछ एक्सपेंस किया, और इसने भी कुछ एक्सपेंस किया। ये नहीं पता कि किसने कितना किया, लेकिन एक्सपेंस करने के बाद इसके पास बचा 20, तो ये मैं मान लूं कि इसने एक्सपेंस किया 30। इसने एक्सपेंस किया कितना पता नहीं, लेकिन इसके पास बचा 30, तो इसने एक्सपेंस किया 20।
इसके पास बचा 40, इसका मतलब ये एक्सपेंस किया खर्च 10। अभी हम क्या देखेंगे, हमें ये लॉजिक में बोला गया था कि तीनों का जो एक्सपेंस है वो सेम होना चाहिए, पक्का ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि तीनों का टोटल एक्सपेंस कितना है, 30, 20 और 10 कितना हुआ, 60, 60/3, यानी तीनों का एक्सपेंस 20 होना चाहिए, पक्का। तो इस कड़ी में मैं ये कहूंगा कि 10 रुपया ज्यादा किया खर्चा और ये 10 रुपया कम किया, समझदार बना या तेज बना जिसको बोल सकते हो। बट ये बनने से तो चलेगा नहीं, ये 10 रुपया जो कम किया वो इसको ले जाकर देना पड़ेगा, यानी सी हैज टू मस्ट पे 10 रुपीज टू ए, सिंपल आंसर आ गया, पक्का बात। या मैं ऐसे भी कह सकता था कि अगर तीनों के एक्सपेंस 20 20 20 है तो इनके पास सेविंग होना चाहिए था 30 30 और 30, जबकि इसके पास सेविंग है 40, यानी ये 10 रुपया ज्यादा रखा है, ये 10 रुपया इसको दे देगा, तो दोनों के पास सेविंग इक्वलाइज्ड हो जाएगा, सबके पास सेविंग सेम हो जाएगा, पक्का है ना। ये तो जो कंसेप्ट था वो मैं ये कह सकता हूं कि भाई बेसिक सा बात, मैं इसको देखो सिंपल और कर सकता हूं, आप समझने की कोशिश करना। सी का एक्सपेंस है, ए का एक्सपेंस है 30 रुपया, बी का एक्सपेंस है 20 रुपया और सी का एक्सपेंस है 10 रुपया, ठीक है बेटा। जब सबको सेम करना था तो हम ये देखेंगे कि सबसे कम कौन किया और सबसे ज्यादा कौन किया, तो सबसे कम किया ये और सबसे ज्यादा किया ये, और बीच में है 20, मतलब एवरेज हो गया 20, तो 10 रुपया ये कम किया, 10 रुपया ये ज्यादा किया, ये 10 रुपये ले जाके यहां से दे देगा। कंसेप्ट की बात है, आप ऐसे समझो वैसे समझो कोई प्रॉब्लम नहीं, चीजों को समझो, राइट। आइए, 3 students A, B and C hired a computer for a month. A runs 27 floppy disk for 19 days. तो A, B और C, फ्लॉपी डिस्क A ने कितना रन किया 27, और कितने डेज के लिए किया 19 डेज के लिए। B ने 21 फ्लॉपी रन किया 17 डेज के लिए। C ने 24 फ्लॉपी रन किया 23 डेज के लिए, ठीक है। अभी टोटल रेंट जो है वो 23,700 है, तो ये हमें पता है कि टोटल रेंट निकालने के लिए पहले हमें टोटल रेशियो निकालना पड़ेगा, और टोटल रेशियो क्या हो सकता है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, एक वैल्यू आएगा, और यही वैल्यू इनका रेशियो है जो कि हम डिवाइड करेंगे इसमें और ए का वैल्यू निकल जाए। बट आप देखकर ये तो समझ गए कि सर मल्टीप्लीकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला, तो हमें इस तरह के सम्स में एक बुद्धि लगाना होगा, और वो बुद्धि ये है कि कोई भी एक चीज अगर कट जाए तो बहुत अच्छा है, मतलब अगर फ्लॉपी डिस्क सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है तो करो। तो 3 के टेबल में गया 9 टाइम्स, 3 के टेबल में गया 7 टाइम्स, 3 के टेबल में गया 8 टाइम्स। बात समझ में आ रहा है, वेरी सिंपल। और अगर डेज भी कन्वर्ट हो जाता तो हम डेज भी करते, लेकिन हमें समझ आ गया कि डेज तो प्राइम नंबर में है, वो और छोटा नहीं हो सकता। लेकिन अब ये आसान हो गया कि 19 9 हम लिख सकते हैं, 17 7 लिख सकते हैं, 23 8 लिख सकते हैं ना। 19 9 होता है 171, 17 7 कितना होता है, सर हमको 17 का टेबल याद को नहीं, कोई बात नहीं, 10 7 70, ये पता है, 7 7 49, पक्का ना। 70 और 40 110, 110 और 9 119, देखो हमें टेबल जरूरत नहीं लर्न करने का। 23 8 उसी कंसेप्ट से, 23 का टेबल नहीं पता लेकिन 20 का टेबल तो पता है, 28 160 रखो दिमाग के इस कोने में, 3 8 24 रखो इस कोने में, अब दोनों को प्लस करो तो 160 प्लस 24 184। अब ये रेशियो मिल गया, अब इसको सॉल्व कर लेना तो तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। तो चीजें आपको समझ में आ गया कि हम लोग इसको किस तरीके से कर रहे हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ पास टू फेलियर वाज 4:1. If 30 students less had appeared and 20 less passed,
then the ratio of passes to failure would have been 5:1. अब इसमें बहुत तकलीफ है। अब आप सोचोगे सर क्या पहले वाले कंसेप्ट को कर सकते? नहीं मेरे भाई, यहां देखो प्रॉब्लम है, 30 स्टूडेंट टोटल में कम करना है, 20 स्टूडेंट पास में कम करना है, तो फेलियर ऑटोमेटिकली चेंज होगा, तो बहुत मुश्किल है। तो दूसरा तरीका होता है कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास स्टूडेंट बी 4x एंड 5x, और ऐसे करके तो टोटल स्टूडेंट 5x 4x और 1x। बोल सकते हैं ना कि पास स्टूडेंट 4x और फेल्ड स्टूडेंट 1x, तो कितना हो गया 5x। अभी 5x में से 30 निकालो, यही तो हुआ, और पास्ट में से 4x में से 20 निकालो, तो फेलियर कितना होगा, फेलियर भी पता करना होगा, ठीक है ना। तो फेलियर भी तो चेंज हुआ ना। ये सम्स बड़ा लंबा हो जाएगा, तो इस तरह के सम्स को ऑप्शन से खेलो, बेस्ट पार्ट है, इजी है, आसानी से होगा। देखो मान लो अगर मैं 150 नंबर मान लो, तो 150 जैसे ही मानता हूं तो 4:1 कितना हो जाएगा, 120 और 30, यही तो होगा। बोलना मेरे भाई, अभी अगर 150 स्टूडेंट में से 30 स्टूडेंट कम अपीयर किया, यानी 120 स्टूडेंट अपीयर किया, और 20 स्टूडेंट कम पास हुआ, यही तो फेलियर में से 10 निकला, तभी तो तुम्हारा 30 कम होगा ना मेरे भाई। 30 स्टूडेंट कम हुआ जिसमें से 20 पास में से कम हुआ, और 10 फेलियर में से कम हुआ कि नहीं हुआ। तो 120 से 20 गया तो 100 हुआ, और 30 से 10 गया तो 20 हुआ, आ गया मेरा रेशियो 5:1। आंसर यही है, बुद्धि नहीं लगाना। अब आप बोलोगे सर ये तो किस्मत था कि हम ये पकड़े, हाँ हम समझ रहे, ये ऑब्वियसली होता है, तो लोग इसमें थोड़ा मेहनत कर सकते हैं खाली। अच्छा, अब हम एक कंसेप्ट आपके लिए बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, बट आई डोंट नो कि सही होगा या गलत होगा, ठीक है। तो इस पे मुझे जज मत करिएगा, मैं सिर्फ आपके लिए एक बार बनाने की चेष्टा कर रहा हूं, जस्ट अ मिनट। मैं अगर ये मानूं कि मेरा रेशियो 4/1 है और नया रेशियो 5/1, फेल वाले में से 20 निकला, पास वाले में से 10 निकला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो मैं इसको एक बार अपने ही कंसेप्ट से सॉल्व करके देखूं, तो गैप है 3, गैप है 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। ये तो नहीं होगा, नहीं हो भी नहीं। चलो, तो समझ में आ गया। मैं पहले भी कह रहा था कि इस कंसेप्ट को यूज नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे मैं चेष्टा कर रहा था कि शायद लग जाए, तो नहीं लग सकता। आप जो मैंने आपको सिखाया उस कंसेप्ट को फॉलो करो और आगे बढ़ो, ओके। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप के बारे में। तो पार्टनरशिप में कोई बहुत बड़ा इश्यू तो होता नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी। देखो हमेशा याद रखना कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कैपिटल रेशियो ही होता है। कैपिटल रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। कब, जब कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज डन एट सेम टाइम, टाइम शुड बी सेम। मतलब मान लो अगर मैं ये कहता हूं कि ए ने 50,000 रुपया लगाया, बी ने 20,000 रुपया लगाया, टाइम कुछ भी नहीं बोला, तो मैं ये कह दूंगा कि कैपिटल रेशियो हो गया 5:2, या मैं कहूं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 5:2, राइट। बट अगर ये कह देता कि ये 8 मंथ
ये 12 मंथ के लिए लगाया और ये 8 मंथ के लिए लगाया तो डिफर हो जाएगा। तब जब टाइम गैप होगा, टाइम डिफर करेगा, तो आपको टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा। 50,000 इंटू 12 6 लाख और 20,000 इंटू 8 1.60। और अब यही रेशियो तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा, यही तुम्हारा कैपिटल रेशियो, यही तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा। तो अब आपको समझ में भी आ गया कि इस तरह के सम्स भी आसानी से हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट बात देखिए, एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं, आप चीजों को समझिएगा। मान लीजिए साइड है, क्यूब है, चाहे कुछ भी है, क्यूब की बात करें या स्क्वायर की बात करें, जो भी है, तो साइड से जब आप एरिया पे जाते हो या साइड से जब आप वॉल्यूम में जाते हो, ये तीन चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो हमें यह पता है कि साइड अगर एक्स है तो एरिया आपका एक्स स्क्वायर होगा और वॉल्यूम आपका एक्स क्यूब होगा। अग्री है? इसका मतलब ये हुआ कि साइड से जब आप एरिया में जाते हो तो आप स्क्वायर करते हो, और साइड से जब आप वॉल्यूम में जाते हो तो आप क्यूब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? या मैं उल्टा बात करूं तो वॉल्यूम से अगर आप साइड में जाते हो तो क्यूब रूट करते हो, और एरिया से अगर आप साइड में जाते हो तो आप स्क्वायर रूट करते हो। पक्का बात ना? आगे जा रहे तो स्क्वायर, तो पीछे जाएंगे तो रूट, आगे जा रहे तो क्यूब, पीछे जाएंगे तो क्यूब रूट। पक्का बात है। लेकिन ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन बनाना मुश्किल हो जाता है। स्क्वायर से क्यूब जाना, एक्स हमको पता ही नहीं है तो कैसे पता करेंगे? क्यूब से स्क्वायर आना, एक्स पता ही नहीं तो डिवाइड किससे करेंगे? नॉट पॉसिबल। तो कभी भी अगर आप एरिया पे खड़े हो और आपसे वॉल्यूम पूछे, एक कदम पीछे आ जाओ और फिर भागो। नहीं समझा मैं क्या बोलता हूं? मान लो आपको एरिया गिवन है और क्वेश्चन में आपसे वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, ठीक? तो क्या करो, एरिया से पहले साइड पे आ जाओ। कैसे आएंगे? पीछे आएंगे तो स्क्वायर रूट, और फिर साइड से वॉल्यूम पे चले जाओ। कैसे जाओगे? क्यूब करके। आंसर आ जाएगा, सिंपल एज दैट। आइए चेक करते हैं। अभी यहां पे क्या बोला? रेशियो ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ 27:34। तो वॉल्यूम कितना है? 27/64। मैंने अभी कहा कि वॉल्यूम से एरिया या एरिया से वॉल्यूम डायरेक्ट नहीं जा सकते, पीछे जाना पड़ेगा। तो वॉल्यूम से पहले हम साइड पे जाएंगे, साइड पे जाना है तो क्यूब रूट करेंगे। पक्का बात? कितना आया? 3 और ये 4। अब इससे हम एरिया पे जाएंगे तो कितना आया? 9 और 16 आंसर आया। देखो इससे इजी तरीका तो नहीं, इतना आसान है। इस तरह के क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए, बट एक्सपेक्टेड के हिसाब से मैंने डाला है कि शायद पूछ दिया तो प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे भाई, प्रॉब्लम ही नहीं है, वर्बल कैलकुलेशन कर सकते हो। So that's all for today. Thank you so much everyone. I hope you all enjoyed the class. Don't forget to like, share and subscribe. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको अगर हमारा क्लास पसंद आ रहा है तो कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव, योर सपोर्ट. Please do take care of yourself.